मैं हूं आपके रात का साथी आर्यन और आप देख रहे हैं। हॉरर सेटिस्फाई। दोस्तों, मैंने अब एपिसोड शुरू करे हैं और आज से वो एपिसोड शुरू हो रहे हैं क्योंकि कई बार मैं ओल्ड कंपाइलेशन वीडियोस और एपिसोड्स को एक कर देता हूं जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होती है। इसलिए अब मैं एपिसोड्स बनाऊंगा और जब भी कंपाइलेशन वीडियो आएगी जो ओल्ड स्टोरीज कंपाइलेशन होगा उसका मैं अलग से ही नाम लिख दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम गीता है और मैं सीमापुर की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मैंने कई बार भूत प्रेतों को देखा है और इनसे मेरा सामना भी हुआ है। मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि मैं भूतों को देख और महसूस कर सकती हूँ। बचपन में मेरी कोई बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए ज़्यादातर बातें मैं किसी को बताती ही नहीं थी और अपने आप तक रखती थी। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तब की बात है जब मैं कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी। अपने कॉलेज में मैं एक फ्लैट में किराए पर रहती थी जिसमें मेरे साथ 5 और लड़कियां भी थीं। जिस फ्लैट में हम रहते थे वो 2 मंजिला मकान था जिसमें सिर्फ 2 ही घर थे। नीचे वाला हमारा था और ऊपर वाले में 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। उनसे हमारी कभी बात नहीं होती थी। वो दिखने में भी बहुत अजीब लगती थीं। हमारा फ्लैट बहुत बड़ा था, उसमें 3 कमरे थे। मैं अकेले एक कमरे में रहती थी। साथ वाले दूसरे कमरे में 4 लड़कियां रहती थीं और तीसरे कमरे में एक और लड़की अकेली रहती थी। तीनों कमरों के बीच डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया मुझे हमेशा से ही अजीब सा लगता था क्योंकि उसके चारों तरफ काली दीवारें थीं, मानो कि वो आग में झुलसी रहा हो। साथ वाले कमरे की 3 लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थीं, इसलिए वो रोज़ रात में 2 बजे तक ही वापस आती थी। उसमें से एक लड़की का नाम संगीता था। उस रात संगीता, मैं, तीसरे कमरे वाली लड़की देर तक रात तक जगे रहे थे और बातें कर रहे थे। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। इसी बीच बाकी तीनों लड़कियां ऑफिस से वापस आ गईं और उन्होंने घंटी बजाई। हमारा मेन गेट काफ़ी बड़ा था और उसको खोलने के लिए अपने फ्लैट से नीचे उतर के जाना पड़ता था। संगीता और वो तीसरे कमरे वाली लड़की गेट खोलने नीचे चली गई। मैं फ्लैट में अकेली ही थी। तब अचानक वो तीनों भागती हुई वापस आईं। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, क्या हो गया? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, गीता, तूने इतनी ज़ोर से क्यों चीखा यार? और हमने अजीब सी आवाज़ भी सुनी, वो भी ज़ोर से। मैं हैरान थी, मैंने चीखा ही नहीं था और इतनी रात के सन्नाटे में मुझे कोई चीखने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। ये घटना हम सभी को बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ दिन में हम इसको भूल गए। अब कई दिन गुजर गए थे, हम उस बात को भूल ही गए थे। ना ही हमें वो आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई डर महसूस हुआ। लेकिन जब भी हम में से कोई भी फ्लैट पर अकेला रहता था, हमें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि हमारे साथ कोई है, कोई हमें देख रहा है। एक डरावना सा एहसास होता था। वो दिन मेरा उस फ्लैट में आखिरी दिन था क्योंकि कॉलेज ख़त्म हो चुका था। बाकी की सारी लड़कियां पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुकी थीं। मुझे भी अगले दिन जाना ही था और उस फ्लैट में मुझे बस एक रात और बितानी थी, अकेले। सारा सामान मैं पहले ही पैक कर चुकी थी। सिर्फ एक गद्दा था जिसको मैंने सोने के लिए रखा था और कुछ कपड़े निकाल के रखे थे जो कि मुझे अगले दिन पहनने थे। रात के करीब 1 बज रहा था। मैं गद्दे पर लेटी हुई थी जो कि फर्श पर ही बिछा हुआ था। मैं फ़ोन पर बात कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक मैंने देखा कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो कोई हल्का दरवाज़ा नहीं था बल्कि बहुत भारी दरवाज़ा था जो कि हवा से नहीं खुल सकता था। दरवाज़ा खुलते ही मैं बहुत सहम सी गई क्योंकि उसके साथ ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई घुस गया है। मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि मेरे साथ कमरे में कोई और भी है।
मेरा रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल में अजीब सी दहशत भर गई। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा। मैं गद्दे पर ही लेटी हुई थी। बिल्कुल सन्नाटा था। मैं किसी के सांस लेने की आवाज़ अच्छे से सुन सकती थी। मैं फर्श पर ही किसी के चलने की आवाज़ भी सुन रही थी। आवाज़ बहुत साफ आ रही थी और मुझे पता था कि मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। मैं अपने पूरे होश में थी। मैंने उठने की कोशिश करी, लेकिन डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी हिम्मत करके मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मैं रो रही थी और रोते रोते मैंने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। उस समय हर सेकंड जो हो रहा था मैं अपनी मम्मी को बताती जा रही थी। मेरी मम्मी ने पहचान लिया कि ये ज़रूर कोई शैतानी आत्मा है और मुझसे हिम्मत ना हारने को बोला और मेरा हौसला बढ़ाया। मेरी माँ ने मुझको बोला कि भगवान मेरे साथ है और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं साईं बाबा की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखती थी। मैंने किसी तरह अपने पर्स से जल्दी से साईं बाबा की तस्वीर को बाहर निकाला। बाबा की तस्वीर देखते ही मुझे ताकत मिली। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने भगवान का नाम लेने लगी और धीरे धीरे मुझे वो साया वहाँ से गायब होता हुआ महसूस हुआ। मैं महसूस कर सकती थी कि मैं कमरे में फिर से अकेली हूँ और वो साया जा चुका था। मैं पूरी रात जगी रही और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई। मैं सारी रात भगवान का नाम लेती रही और सुबह होने की दुआई मांगती रही। किसी तरह रात गुजरी, सुबह हो गई। सुबह सामान उठाने वाले लोग आए तो उन्होंने बताया कि ये तो भूतिया घर है और वहाँ आसपास के सब लोगों को इस घर के बारे में पता है और उस घर में कोई रहने के लिए नहीं आता है। और कई साल पहले यहाँ एक आग लगी थी जिसमें 3 आदमी की यहाँ पर मौत हो गई थी। उसके बाद मैंने वो घर तो छोड़ दिया, लेकिन आज भी मेरी रूह में वो दहशत पनपती है। सुनसान रोड था, चारों तरफ हवाएं चल रही थी। इसी बीच निशा अपने भारी सामान के साथ बस स्टैंड पर बस से उतरी। अभी रात के करीब 2 बज रहे थे। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। निशा ने अपनी मदद के लिए चारों तरफ नज़रें घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। किसी तरह निशा ने अकेले परेशान होकर अपने उस सामान को उठाया। वहाँ से चलने लगी कि अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुरंत निशा ने आवाज़ की तरफ पलटकर देखा। ये क्या? ये तो एक बुजुर्ग थे। निशा अपना सामान उठाने के लिए किसी बुजुर्ग को तंग नहीं करना चाहती थी। जी अंकल, आपका धन्यवाद, मैं संभाल लूँगी और मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, निशा ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग से कहा। अरे आप मुझे बूढ़ा मत समझिए, लाइए अपना सामान दीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। उस वृद्ध ने कुछ सामान निशा से लेते हुए कहा और निशा के साथ साथ चलने लगा। आप मोहननाथ जी के घर जा रही हैं ना? उस बुजुर्ग आदमी ने पूछा और निशा ये सुनकर उस बूढ़े आदमी की तरफ हैरत से देखने लगी। आपको कैसे पता बाबा? बाबा का चेहरा बिल्कुल शांत था। पता है, इस बस स्टैंड पर 12 बजे के बाद कोई नहीं आता, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ रात 12 बजे के बाद भूतों का समय हो जाता है। निशा ने फिर एक बार पूरे बस स्टैंड को निहारा। वहाँ पर घोर अंधेरा था। निशा को वहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ बेटा। अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम्हें यहाँ खतरा था। निशा हंसने लगी। तो क्या आपको डर नहीं लगता बाबा? नहीं, मैं उन भूतों को अपना परिवार मानता हूँ। निशा हंसने लगी। पर बाबा, मैं इन बातों को नहीं मानती। मान जाओगी बेटा, जब तुम पे खुद बीतेगी। अगर ऐसा कुछ होगा तभी तो मानेंगे बाबा।
आप इन बातों को बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये सब सिर्फ पागलों की बातें हैं। निशा बाबा के साथ इसी तरह बातें करते हुए मोहन प्रसाद जी के घर पहुंची। बाबा, अब मेरा ठिकाना आ गया है और आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। फिर निशा ने मोहन नाथ जी के घर के बाहर बेल बजाई। एक आंटी ने दरवाज़ा खोला। अरे निशा, तुम इतनी रात को घबराए हुए, आंटी ने कहा। हाँ आंटी जी, क्योंकि दिन के वक्त की कोई फ्लैट ही नहीं थी, इसलिए मजबूरी में इसी वक्त आना पड़ा। चेहरे पर घबराहट लिए हुए आंटी ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे अंदर कर दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आंटी को इतनी हड़बड़ी में देख निशा ने पूछा। तो ठीक तो है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? घबराते हुए आंटी ने पूछा। अरे आप पहले शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बल्कि मुझे एक बाबा मिल गए थे जिन्होंने दरवाजे तक मुझे छोड़ा है। तभी निशा की नज़र दीवार पर टंगी एक फ़ोटो पर पड़ गई। वह उसी वृद्ध आदमी की फ़ोटो थी जिसने निशा को दरवाजे तक छोड़ा था। अरे इनकी फ़ोटो यहाँ कैसे? यही तो थे जिन्होंने मुझे दरवाजे तक छोड़ा था। आंटी ने भी फ़ोटो की तरफ देखा और आंटी भी हैरान रह गई हैं सुनकर। आंटी सदमे में वहीं सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ आंटी जी, आप ठीक तो हैं? आंटी ने निशा को प्यार भरी नज़रों से देखा। बेटी, तुझे यहाँ आना था तो फ़ोन करके भी तो चला सकती थी। इतनी रात को बस स्टैंड पर कोई जाता है? तुझे पता भी है वहाँ से लौट कर कोई नहीं आता। तुम खुशकिस्मत हो, और जिस फ़ोटो की तुम बात कर रही हो ना, वो तुम्हारे अंकल लक्ष्मण प्रसाद हैं। उन्हें गुजरे हुए 7 साल हो चुके हैं। ये सुनकर निशा के चेहरे की हवाई उड़ गई थी। अचानक निशा का चेहरा धीरा हो गया और वह किसी गहरी सोच में चली गई। फिर अचानक से निशा चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी। 19 साल की निशा, जिसको शुरू से ही तन्हाइयों में, वीरानों में भटकने की आदत थी, वह पिछले 3 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता। वो खोई खोई सी रहा करती थी। निशा के परिवार में उसके केवल दादा दादी थे। उसके माता पिता 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद निशा को दादा दादी ने इतना प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कभी कभी महसूस ही नहीं हुई थी। लगभग हर रोज़ निशा एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 3 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे से घर से निकलना और रात को 11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय निशा के दादा घर से किसी ज़रूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। निशा के दादा मनमोहन जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में निशा को सड़क के किनारे तन्हा खड़ा देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोककर कहा, निशा बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी। आओ निशा बेटा, गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। मनमोहन जी वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने निशा से कहा, आइंदा यहाँ मत आना। अच्छा दादाजी। 4 दिन बाद मनमोहन जी ने फिर निशा को एक सुनसान जगह पर खड़ा देखा। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार मनमोहन जी ने निशा को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है तुझे इस रास्ते पे आकर और ऐसे हर रोज़ अंधेरे में खड़े होकर? जब देखो ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। दादाजी, मुझे अंधेरा पसंद है। ये कहते समय निशा की आवाज़ इतनी भारी थी कि मनमोहन जी बुरी तरह डर गए। अगले दिन
वह एक तांत्रिक के पास निशा को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, ये मेरी पोती है, इसका नाम निशा है। इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया है या नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी निशा की आंखों में झांककर मनमोहन जी से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा। तांत्रिक ने मनमोहन जी को आहिस्ता से बताया, ये लड़की बहुत बुरे साए की चपेट में है। फिर मनमोहन जी निशा को लेकर घर वापस आए तो वहाँ निशा की चाची आई हुई थी। सब लोग बड़े प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय निशा की चाची ने मनमोहन जी से कहा, बाबूजी, मैं निशा के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, मनमोहन जी ने कहा। सोने दीजिए ना, निशा की दादी ने कहा। फिर इससे आगे मनमोहन जी कुछ ना कह सके। रात को सोने के लिए निशा और चाची कमरे में पहुंच गए। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गईं। आधी रात के बीच जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि निशा बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। निशा की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि निशा वहाँ झूले में बैठी है। चाची की और निशा की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए निशा इस समय यहाँ झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, निशा, यहाँ क्या कर रही हो बेटे। निशा ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख निकली, भूत, अरे भागो। निशा का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी। चाची के पीछे दौड़ निशा ने उन्हें वहीं गिराया और ख़त्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल गए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि निशा अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे ईश्वर, ये निशा को क्या हो गया। निशा बुरे साए की चपेट में आ गई है, दादा ने कहा। फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। निशा अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका ये डरावना रूप देखकर दादा दादी दोनों का बुरा हाल हो गया था। उन दोनों की हालत उस खास्ता पापड़ की तरह हो गई थी जो हल्के हल्के झटके से ही टूट जाते हैं। बुरी तरह तरतर कांप रहे थे वो। दरवाज़ा मजबूती से बंद करके वे साथ खड़े हो गए थे और बराबर भगवान को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर निशा की दस्तक है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, साथ ही पहले के मुकाबले वे और ज़्यादा डर गए थे। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज़ उन दोनों के कानों में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज़ को सुन दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के होठों से निकला, हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज़ में निशा ने कहा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ निशा ने दरवाजे में घूंसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दोनों के कट से चीखें उबल पड़ी। निशा ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा। वह बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए निशा के दादा ने समूचे कमरे में नज़र दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाहिए जिससे कि वह निशा से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नज़र दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही ये तलवार
उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही निशा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने निशा की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि निशा फिर जिंदा हो गई। उसका सर धड़ से फिर जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उसने उन्हें ख़त्म करके कहा, मैंने सबको मार डाला, मैंने सबको मार डाला। ऐसा क्यों था, क्या था, ये राज तो उन्हीं के साथ चला गया, लेकिन आज भी वो घर बंद पड़ा है और अब उस घर में 3 आत्माएं दिखती हैं। एक काफ़ी सुनसान जगह थी। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी। उसके सामने हॉस्टल के 4 स्टूडेंट दिल थामे हुए खड़े थे। उनमें से एक लड़की भी थी। लड़की ने डरते हुए कहा, तुम मानो या ना मानो, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है भाई, चलो। उनमें से पहला लड़का दिनेश, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था, वो बड़े ही बिंदास ढंग में बोला, कुछ भी मत बोलो यार, मेरे को तो लगता है इस खंडर में कोई मच्छर भी नहीं होगा, तुम आत्माओं की बात कर रही हो। उसमें से दूसरा लड़का भी काफ़ी डरा हुआ था। उसने भी बोला, चलना यार, चलते हैं यहाँ से, क्या करें यहाँ खड़े खड़े, मुझे भी लगता है कि हमें यहाँ से जलना चाहिए, समझा कर। पहला लड़का उन दोनों को अंदर ले जाकर कहता है, हाँ चलो। दूसरा डर से वहाँ थम जाता है, भाई पागल है क्या, मैंने ये नहीं कहा था। अब लड़की की हालत और ज़्यादा पतली होती जा रही थी। उसने कहा, मुझे घर जाना है, जाने दो यार मुझे। तभी ज़ोरदार एक बिजली कड़कती है और बारिश होने लगती है। वो तीनों बिल्डिंग के अंदर जा जाते हैं। पहला लड़का उस जगह को देखकर कहता है, देखो मैंने कहा था ना, ये कुछ नहीं है, बेकार में डर रहे हो तुम। उस बिल्डिंग के अंदर घुसते ही बाहर लोहे का दरवाज़ा बंद हो गया, पर वो तीनों अंदर थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चला कि कब उनकी मौत का कुंडा दस्तखत दे चुका है। बिल्डिंग के अंदर वो थोड़ा घुसे ही थे कि उन्हें दिखा एक बड़ा सा हॉल और साइड के दोनों तरफ में सीढ़ियाँ थी। ऊपर जाने को उसकी छत बाहर से ट्रायंगल शेप की थी। देख के ऐसा लग रहा था कि वो पुराने ज़माने में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग रही होगी। वो बिल्डिंग किसी खास लकड़ी से बनी थी जो धूल में भी थी पर अब भी पक्की थी। पहला लड़का जिसके हाथ में लालटेन थी, उसने कुछ सोचा और बोला, आखिर ये बिल्डिंग बंद क्यों हुई होगी। लड़की इधर उधर डरते हुए देख रही थी। मुझे ज़्यादा नहीं पता, इस बिल्डिंग को किसी कारण से बंद करवा दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं यहाँ प्रेतों का वास है। वही लड़का फिर बिंदास बोला, मैंने तो अब तक यहाँ ऐसा कुछ देखा ही नहीं यार, तू भी ना। कि तभी थोड़ा सा हुआ। लड़का बोला, नहीं, मुझे लगता है यहाँ हो सकते हैं। पहला लड़का बोला, जो दिख ही नहीं रहा उस पर विश्वास कैसे कर रहा है तू। फिर एक लड़की की मीठी आवाज़ पहले लड़के के कान में पड़ी, ज़रूरी नहीं जो तुम देखो उसी का अस्तित्व हो, जो नहीं देखते उनका अलग अस्तित्व भी हो सकता है। अब हवा को ही ले लो। पहला लड़का मुस्कुराकर, लगता है कोई हसीना भी यहाँ आई है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो मीठी आवाज़ बोली, मैं तो यहीं रहती थी, पर एक बार इस कॉलेज में फेल हो गई थी तो यहीं सुसाइड कर लिया, अब यहीं भटक रही हूँ। लड़की जो डरी थी, जो दूसरा लड़का थोड़ा डरा था, वो और भी डर चुके थे, पर लालटेन पकड़ा लड़का अभी भी नहीं डरा। अच्छा, तो तुम्हारी आवाज़
क्या पहले भी इतनी मीठी थी? वहाँ से कोई जवाब तो नहीं आया, पर लड़के ने फिर बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने सुसाइड कैसे किया? फिर कुछ बोलने नहीं आई, पर जैसे ही बिजली चमकी, एक 19 साल की लड़की की लाश लटकी थी और बाल पूरे चेहरे पर लटके थे, जिसे देख तीनों की चीख निकल गई। तीनों भागने लगे। एक दरवाज़ा बंद था। जो पहले लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, उसकी भी चीख पूरी बिल्डिंग में गूंजी। उस लाश की मुंडी हिली, उनको देखा और वो लाश मुस्कुरा दी। उसकी बॉडी पूरी सफ़ेद और सुट पहने थी। फिर ना जाने कौन कौन सी आत्माएं आने लगी, पर उन कुछ को तो उन तीनों को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन्हें देखकर सीधा चल दी और कुछ उन्हें घेर रही थी। आखिर में तीनों के गले पर चाकू से वार हुआ और वो वहीं मर गए, और रह गई थी तो सिर्फ उनकी चीख। अगली सुबह मानो सब नॉर्मल हो, सब अपने काम पर जाते हैं और बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जा रहे थे। कुछ गुमशुदा बच्चों की खबर आई जो बिल्डिंग में थे। उस बिल्डिंग के आगे नया कॉलेज था। बड़ी ऊंची बिल्डिंग पर लिखा था राम सरस्वती कॉलेज। नैनीताल की पहाड़ियों से उसका नज़ारा साफ दिखता। उसकी भी छत ट्रायंगल शेप की थी। शायद बर्फ़ वहाँ ना जमी रहे, इसलिए वहाँ के सारे घर ट्रायंगल शेप के थे। रास्ते में एक एम्बुलेंस बड़ी ज़ोर की गुजरती हुई आ रही थी, जैसे मानो किसी की डेड बॉडीज़ को लेने की खबर सुनकर आ रही हो। उस बिल्डिंग के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे और उस बिल्डिंग को काफ़ी घूर कर देख रहे थे, जैसे वहाँ उन्होंने कुछ पाया हो। जब एम्बुलेंस आई तो उनसे वहाँ के लोगों ने शिकायत करी कि यहाँ पर रात से 3 लाश पड़ी हुई हैं और सुबह तक काफ़ी सड़ान आ गई है उनमें। तुम लोगों को किसी ने खबर नहीं दी क्या? फिर एम्बुलेंस वाले ने भी चौंकते हुए कहा, नहीं सर, हमारे पास किसी की कोई खबर नहीं आई थी। ये कैसे हो सकता है? फिर वहाँ पर पास बैठे एक बुज़ुर्ग इंसान ने बताया, बेटा ये बिल्डिंग हमने पहले ही बताया था, ये खंडर आत्माओं का अड्डा है। यहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं करता। इन बच्चों ने यहाँ पर जाकर अपनी मौत को खुद आमंत्रित करा था और हिसाब हमारे सामने है। उस भीड़ में उस कॉलेज में आए नए प्रोफेसर भी थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता यह आत्माओं को किया धरा है और मैं इसकी तहकीकात कराना चाहता हूँ। इसके बाद वो प्रोफेसर सीधा पुलिस स्टेशन गया और इन बच्चों के बारे में सारी जानकारी दी। तो उसके बाद पुलिस ने माँ बाप को भी खबर करी और कॉलेज वालों से भी बात करी, और सारी बात जानने के बाद कि बच्चे कब निकले थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी बात की उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। उन बच्चों के माँ बाप खूब रो रहे थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, गलती तो बच्चों की ही थी। अब प्रोफेसर आर्यन, जो कि नए नए कॉलेज में आए थे, उनका कॉलेज उस बिल्डिंग के सामने ही था, राम सरस्वती कॉलेज, और वो कॉलेज में ही एक रूम लेकर रुके हुए थे, जिस कमरे के सामने से वो बिल्डिंग साफ साफ नज़र आती थी। वो अब देर रात जाग कर उस बिल्डिंग की हरकतों को नोटिस करते थे और समझने की कोशिश करते थे कि क्या ये भूत प्रेतों का साया है इस बिल्डिंग में, या फिर बात कुछ और है। रात के तकरीबन 2 बजे थे। मनोज अपने काम से घर वापस लौट रहा था। आज उसे ऑफिस में काफ़ी काम था, इसलिए वो अपने वक्त के 2 घंटे बाद घर लौट रहा था। उसकी ऑफिस की टाइमिंग रात 8 बजे तक की होती है, लेकिन आज बॉस ने उसे थोड़ा काम ज़्यादा दे दिया था, जिसकी वजह से वो घर लौट रहा था। उसके रास्ते में एक सुनसान रोड पड़ता था, जिससे वो पैदल ही होकर गुजरता था। दरअसल वो एक गांव का आदमी था, तो उसका मन हमेशा पैदल ही चलने को करता था। और रही बात रोड की, तो रोड भी बहुत कम थी और उस समय ज़्यादा गाड़ी भी उस रोड पे नहीं चलती थी। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र उसे पैदल करना होता था, जिसके लिए वो बेफिजूल में ऑटो किराया नहीं देना चाहता था। वैसे भी उसे बहुत कम बचता था। वो रोड पे बेखौफ चल रहा था। हवाएं ठंडी ठंडी चल रही थीं। पेड़ की पत्तियां भी हवा की चपेट में आकर
नीचे बेजान गिर रही थी। उसी रास्ते में एक कब्रिस्तान भी पड़ता था, लेकिन वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था। वहाँ पर अब कोई लाशें दफन नहीं होती थी और वो बंद पड़ा हुआ था। दरअसल वो 1940 का बना हुआ था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज़ों की लाशें दफन होती थी। वो अब उसी कब्रिस्तान के बगल से निकल रहा था। उसकी एकटक निगाहें उस कब्रिस्तान पे पड़ी। कब्रिस्तान काफ़ी सूना सा लग रहा था, जिसे देखकर वो अंदर ही अंदर सुन्न सा हो गया और वो सीधा चलते रहा। उसे किसी के हलचल की एहसास हुई। उसे लगा कि उसके पीछे से किसी ने बेजान पत्ती को अपने पैरों से रौंदा हो। उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर से वो चलता रहा। तभी उसने अपने मुंह का गुटखा उसी कब्रिस्तान के बोर्ड पर थूक दिया। दरअसल उसे कोई डर नहीं था, न उसके अंदर कोई ऐसी बात चलती थी, और गांव का आदमी था तो निडर भी था। उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो चल दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा हो, लेकिन वो जब भी बार बार पीछे देखता उसके पीछे कोई ना होता। वो ये सब छोड़ के अपनी राह पर निकल दिया और सीधा वो अपने घर के बाहर खड़ा होकर अपने घर की डोरबेल बजाने लगा। मकान मालिक ने गेट खोला और वो मकान मालिक से थोड़ी देर गुपचुप कर ऊपर चला गया अपने फ्लैट में। उसने अपने फ्लैट का ताला खोला और सीधा अंदर जाकर अपना बैग बेड पर पटक कर सीधा अपने बाथरूम में घुस गया। घर का दरवाज़ा बंद था। बाथरूम में अंदर बेखौफ मनोज शावर से टपक रही बूंदों के बीच खड़ा एक अनजाने खौफ से बेखबर स्नान का मज़ा ले रहा था। तभी नल के टैप से एक अदृश्य खौफनाक हाथ निकलता है और मनोज के सीने में धंस जाता है और मनोज के जिस्म से खून से लथपथ दिल का लोथड़ा नोचता हुआ पुनः नल के टैप में समा जाता है। ये सब देखकर मनोज हैरान रह जाता है कि आखिर हुआ क्या, और एक झटके में मनोज का बेजान जिस्म बाथरूम की फर्श पर धड़ाम से गिर जाता है और शावर से पानी उसके जिस्म पर लगातार गिरता रहता है। रात के तकरीबन 12 बजे का टाइम था। फ्लैट के हॉल में मनोज का फ़ोन 1 2 3 ही नहीं लगातार बज रहा था। तभी मनोज के बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। जिस पर टॉवल लपेटता हुआ मनोज हॉल में आता है। फ़ोन उठाता है। फ़ोन पर मनोज की गर्लफ्रेंड माया थी। माया ने पूछा, यार क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सब ठीक है ना? इतनी बार कॉल कर रही मैंने, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे, क्या हो गया? सो रहे थे क्या? अच्छा खाना खा लेना मनोज, ओके? ये बोलकर माया ने फ़ोन काट दिया। मनोज कपड़े पहन रहा है। तभी माया का एक बार दोबारा फ़ोन बजता है। मनोज फिर से फ़ोन उठाता है। माया बोलती है, लव यू बेबी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है। मनोज बैग उठाकर सीधा निकल जाता है मुंबई के उस पब में जहाँ सारे डेविल्स ड्रग के नशे और डांस फ्लोर पर थिरकती लड़कियों के जिस्म की नुमाइश देखने के लिए आते हैं। पब में बैठा मनोज वोडका के 2 शॉट लगाया ही था कि बाजू में बैठी लड़की जो पहले से ही पी रही थी मनोज को स्माइल देती हुई बुलाती है, हाय हैंडसम। दोनों में थोड़ा बहुत नॉर्मल बातचीत होती है। इसके बाद मनोज लड़की को लेकर पब के बाहर निकल जाता है। मनहू बांद्रा की सुनसान गलियों से होती हुई मनोज की बाइक एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। मनोज लड़की को वहीं ड्रॉप करता है और बाइक मोड़ता ही है कि लड़की बोलती है, जिसका नाम अंजलि है, इतनी जल्दी भी क्या है, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो मुझे होटल तक छोड़ दो प्लीज़, मैं अपने रूम तक नहीं जा सकती। मनोज उस लड़की के फ्लोर पर जाता है। उसके फ्लोर की चाबी उससे मांग कर दरवाज़ा खोलता है। लड़की पूरी तरह नशे में गिरफ्त है। मनोज
अंजलि को छोड़कर निकलने ही वाला होता है कि तभी अंजलि मनोज का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, आप हमारे गरीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं जनाब, हमें भी कुछ खातिरदारी का मौका दीजिए। और सामने रखी वोडका की बोतल और 2 ग्लास लेती है और फ्रिज से आइस क्यूब निकालती है और मनोज के सामने रख देती है और मनोज की आंखों में आंखें डालकर नशीले अंदाज में बोलती है, जस्ट 2 मिनट डियर, अभी चेंज करके आती हूँ। और अंदर के रूम में अंजलि जाती है। घड़ी में रात के 3 बजने वाले हैं। मनोज ग्लास में वोडका डालकर पैक बनाने ही जा रहा था कि तभी मनोज के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। मोबाइल उठाता हुआ, ऑन अवर हॉरर साइट, कीप एंजॉय लाइट्स ऑफ रियल हॉरर एडवेंचर ऑन दिस साइट। और नीचे यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया रहता है। मनोज साइट में उस आईडी पासवर्ड के दम पर उसे साइन इन करता है। तभी वेलकम इन गेस्ट ब्लॉगिंग का पेज खुलता है और मोबाइल का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और मनोज एक डेविल का रूप धारण करने लगता है। तभी अंजलि ड्राइंग रूम में एंटर होती है तो मनोज का ये रूप देखकर अवाक रह जाती है। वो दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाज़ा खोलकर एक कदम ही बाहर रखती है कि डेविल बना मनोज उसे फ्लैट के अंदर खींच लेता है और अपने नुकीले दांत से अंजलि की गर्दन में गड़ाकर जिस्म का एक एक बूंद खून पी लेता है और अंजलि का बेजान जिस्म वहीं पर फेंक कर निकल जाता है और वो रूम से निकल जाता है। बेड पर मनोज गहरी नींद में सो रहा है। मनोज का फ़ोन बजता है। माया फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही है। मनोज फ़ोन काट देता है। माया फिर फ़ोन करती है। मनोज इस बार फ़ोन उठा लेता है। माया बोलती है, गुड आफ्टरनून हनी, कितनी देर तक सोते रहोगे तुम? रात भर किसी और के साथ थे क्या? चलो उठो, मैं शाम को मिलती हूँ तुमको, लव यू करती फ़ोन काट देती है। मनोज एक बार फिर सो जाता है। शाम के 5 बजने वाले हैं। अंजलि मनोज का दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ देर बाद मनोज घर का दरवाज़ा खोलता है। अंजलि मनोज से बोलती है, ओए हेलो, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? तुम फिर से सो गए थे क्या? ओह गॉड, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जल्दी फ्रेश हो, मैं यहीं वेट करती हूँ। मनोज बाथरूम में घुस जाता है। इधर हॉल में बैठी अंजलि की नज़र मनोज के लैपटॉप पर पड़ती है। वो लैपटॉप ऑन करती है, गूगल क्रोम खोलती है। तभी उसकी नज़र सर्च हिस्ट्री पर पड़ती है जहाँ टॉप हॉरर साइट के लिंक डले होते हैं। अंजलि एक हॉरर साइट को खोलती है। कुछ ट्रू घोस्ट हॉरर वेबसाइट डले होते हैं। वो एक हॉरर वीडियो पर क्लिक करती है और उसमें एक लाइव घोस्ट दिखाया जाता है जो कब्रिस्तान में दबी लाशों को निकालकर उनका खून पी रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर अंजलि डर जाती है। तभी मनोज तैयार होकर आ जाता है। अंजलि लैपटॉप बंद कर देती है और मनोज के गले लग जाती है और उसे किस करती है। मनोज के अंदर का राक्षस भी शायद जाग चुका था। वो भी इसके जिस्म को लेकर बेडरूम में जाता है और धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म को अपने होठों से लाल कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ लिपटकर पूरे बेड को गर्म करते हैं। इसके बाद अंजलि अपनी चादर हटाती है और फिर मनोज को किस करके बोलती है, बेबी चले कहीं बाहर घूमने। इसके बाद मनोज अपने कपड़े पहनता है और फिर वो दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। कॉफ़ी शॉप पर अंजलि और मनोज बैठे हुए थे। अंजलि बात पर बात किए जा रही थी मगर मनोज का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता है। वो अंजलि की बातें बस सुन रहा था। दोनों कुछ शॉपिंग करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। अंजलि मनोज को उसके फ्लैट के नीचे ड्रॉप करती है
और वहाँ से निकल जाती है। मनोज अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और वो लैपटॉप ऑन करता है और उस हॉरर वेबसाइट में लॉगिन करता है जिस पर वो गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अप्लाई किया था। तभी स्क्रीन पर मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर डेविल, आपका गेस्ट पोस्ट सक्सेसफुल पब्लिश हो चुका है और डायरेक्ट डेविल 303 के यूज़र नेम के साथ वो पेज पर अपलोड हो चुका है। मनोज का बीती रात वाला वीडियो चलने लगा था। डेविल बना मनोज अंजलि का खून पीता है। और हाँ, मेरे से एक गलती हो गई है, कहानी के बीच में बता देता हूँ। मैंने अंजलि बोल दिया था, वो माया थी जिसने उसे ड्रॉप करा था, जिसके साथ उसने रात बिताई थी। तो अगर मेरे मुंह से वो निकल गया हो तो उसके लिए सॉरी। अब कहानी पर आते हैं। डेविल बना मनोज अंजलि का खून पीता है। ये देखकर मनोज की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अपने आप को खून पीता देख मनोज बहुत खुश होता है। वो टीवी पर न्यूज़ ऑन करता है। दिन भर की खास खबर में अंजलि की मौत का समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा था। एंकल बोल रही थी, अंजलि नाम की इस लड़की की मौत कैसे हुई, यह एक राज है। उसके गर्दन में किसी जानवर के नुकीले दांतों के निशान मिले हैं, जिससे ये कह पाना मुश्किल है कि मुंबई के इस भीड़भाड़ वाले इलाके में आखिर वो खूंखार जानवर आया कहाँ से। ये देखकर मनोज के दिमाग में फिर एक बार खून पीने की प्यास जग जाती है। तभी वेबसाइट पर गेस्ट ब्लॉगर के नई अपडेट शो होती है। नई लोकेशन पर सभी नए मेंबर्स को इनवाइट किया जाता है। डेविल बना मनोज अगले शिकार के लिए निकल जाता है। बॉम्बे कुलरा से लिंक, करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विशाल शिप जिस पर तमाम हॉरर वेबसाइट के गेस्ट ब्लॉगर्स को इनवाइट किया जाता है। सभी एक एक करके पहुंच रहे हैं, कोई अपनी पर्सनल शिप से, तो कोई पानी पर चलने वाली बाइक से, तो आसमानी चमगादड़ों पर सवार होकर आज यहाँ दुनिया भर के एक से एक महान रियल घोस्ट बने गेस्ट ब्लॉगर पहुँच जाते हैं। चाइना से आया गेस्ट ब्लॉगर अपने ड्रैगन के लिए घोस्ट शिप पर पर्याप्त जगह ना पाकर शिप के 2 चक्कर मार देता है। सीधा शिप पर आसमान से जंप करता है और सीधा स्टेज पर उतरता है। सभी डेविल घोस्ट, प्रेत, पिशाच उसे देखकर दंग रह जाते हैं। बफर के लिए टेउन चाहिए। बल पर ट्रे पर साबुत सूअर, गाय, भैंस, बकरे और इंसानी ब्लड के सूप से भरे बर्तन सामने रखे जाते हैं और हॉरर वेबसाइट के ऑनर के गेस्ट लेक्चर के बाद सभी दावत का लुत्फ उठाने लगते हैं। इधर मनोज शहर की गलियों पर अंधेरे को चीरता हुआ अपनी बाइक पर आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने पुलिस की वैन दिखाई देती है जिसमें 40 से ज़्यादा कैदियों को कोर्ट की पेशी के बाद यरवदा जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। मनोज उड़कर उस वैन को हाईजैक कर लेता है और वैन में सवार ड्राइवर को लात मारकर वैन से बाहर फेंक देता है और वैन को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाकर कहीं बादलों में गुम हो जाता है। इधर हाईजैक हुई वैन की खबर ड्राइवर के द्वारा मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर को पहुंच जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा वैन में लगा जीपीएस ट्रेस करने के बाद लोकेशन बांद्रा कुलरा से लिंक आसपास दिखाई देती है, जो कुछ दूर में दिखने बंद हो जाती है। पुलिस के बोट्स उस लोकेशन पर भेजे जाते हैं मगर वहाँ कोई वैन नहीं मिलती है। इधर घोस्ट शिप पर मनोज की एंट्री होती है। मनोज के साथ जिंदा इंसानी खून मनोज को टॉप हॉरर गेस्ट ब्लॉगर बना देता है। उसे अवार्ड दिया जाता है। इधर मुंबई पुलिस अंजलि की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी होती है, जो कि वो सुलझा नहीं पा रही थी कि इतने सारे कैदियों का साथ एक साथ गायब हो जाना रहस्य बन चुका है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से दबाव में थी, जिसका जवाब देने में पुलिस असमर्थ थी। बार बार माया मनोज का फ़ोन ट्राई करती थी मगर वो अनरीचेबल बता रहा था। रात से सुबह हो चुकी थी। माया ने सुबह एक बार फिर मनोज को फ़ोन लगाया। 2-4 बार की कॉलिंग के बाद आखिरकार मनोज ने फ़ोन उठा लिया। माया ने इस बार मनोज को फ़ोन पर हेलो नहीं कहा। वो सीधा मनोज को झाड़ती हुई बोली, तुम पागल हो क्या? क्या नाटक लगा रखा है तुमने? रात भर घोड़े बेचकर सोते हो क्या?
कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, कितना परेशान करते हो तुम। इतना परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। और ये सब बोलकर वो फ़ोन काट देती है। तभी न्यूज़ चैनल पर अंजलि की मौत की खबर चल रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में मनोज की शक्ल का कोई शख्स आखिरी टाइम अंजलि के साथ पाया गया था। माया मनोज को पहचानती थी। उसका माथा ठनकता है। वो सीधा मनोज के फ्लैट में जा धमकती है। मनोज के फ्लैट की एक और चाबी माया के पास भी रहती है। वो मनोज के फ्लैट में एंटर होती है, सारे घर की तलाशी लेती है, मगर उसे कुछ खास सबूत नहीं मिलते जिससे मनोज के गुनाह की पुष्टि हो जाए। फिर उसकी नज़र लैपटॉप पर पड़ती है, जिसे मनोज रात में चलाते समय शट डाउन करना भूल गया था। वो लैपटॉप को फिर से चालू करती है, जिसमें हॉरर वेबसाइट तुरंत खुल जाती है और वो मनोज का गेस्ट इवेंट वाला हॉरर वीडियो देखती है। इसके बाद वो अंजलि के मर्डर वाला वीडियो भी देखती है। ये सब देखकर वो सन्न रह जाती है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो दोनों वीडियो को डाउनलोड कर अपने मोबाइल में डालती है और वहाँ से निकलकर जाने ही वाली होती है कि तभी मनोज आ जाता है। माया को देखकर मनोज का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता। वो कुछ नहीं बोलता। माया ही बोल पड़ती है, बहुत देर से फ़ोन ट्राई कर रही थी, जब नहीं लगा तो सीधा यहाँ चली आई तुम्हारे पास। और तभी मनोज अपनी बाहें फैलाए हुए माया की तरफ खौफनाक अंदाज से देखता है और माया डर जाती है। मनोज माया को अपनी बाहों में भर लेता है। ताज़ा शिकार उसकी बाहों में था। वो धीरे धीरे डेविल का रूप धरने लगता है। तभी एक झटके से माया मनोज से दूर हट जाती है। माया फ़ोन उठाती है। हाँ मैं अभी आई, बस 10 मिनट में। और मनोज को एक्सक्यूज़ मी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। हाईवे पर माया की कार दौड़ रही है। वहाँ से निकलते ही माया वो दोनों वीडियोस पुलिस को फॉरवर्ड कर देती है। उधर मनोज रूम में रखे लैपटॉप की कंडीशन से समझ जाता है कि माया को सब कुछ पता चल चुका है। तभी माया के कार के बोनट पर न जाने कहाँ से मनोज आ धमकता है। माया की कार हड़बड़ाहट में इलेक्ट्रिक पोल से जाकर भिड़ जाती है। दूसरे ही पल मनोज माया को कार से बाहर खींचता हुआ बोलता है, आखिर तुम्हें ये सब सच पता चल गया था। माया की हड़बड़ाहट में जवान लड़खड़ाती है। वो पूछती है, क्या सब? मनोज बोलता है, वही सब जो तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए था। तभी आसमान पर हॉरर वेबसाइट के डेविल्स की टीम पहुंच जाती है, जो डेविल बने मनोज द्वारा माया के मर्डर का लाइव वीडियो शूट करने के लिए आए हुए थे। मनोज माया की आंखों में आंखें डालता है। डेविल बने मनोज की आंखों में आंख के शोले धधक रहे थे। वो चाहता तो माया को एक झटके में ख़त्म कर सकता था। तभी वीडियो शूट करे डेविल्स मनोज को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं, कम ऑन मनोज, जल्दी करो। मनोज भयानक खूंखार फेस बनाता हुआ उनकी तरफ देखता है। वो माया की तरफ फेस करता ही है कि मुंबई पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और डेविल्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है। मनोज और उसके डेविल माया को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस की गोली किसी को भी टच नहीं कर पाती। इधर माया पुलिस को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देती है। पुलिस के सामने सारा केस क्लियर हो जाता है। सारी जानकारी होम मिनिस्ट्री तक पहुंच जाती है। सारा का सारा मंत्रिमंडल इस बात को लेकर चिंतित है। आधी रात को मंत्रियों की मीटिंग बुलाई जाती है। मंत्री कुछ निर्णय लेते समय समस्या सबसे बड़ी यही है कि इस बार मुकाबला इंसानों से नहीं है, डेविल से है, जिन्हें बंदूक की गोलियों के द्वारा ख़त्म नहीं किया जा सकता और साइबर के उस क्राइम से था जिसे इंडिया में बैन तो किए जा सकता था मगर उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। सबने निर्णय लिया कि इसके लिए सभी धार्मिक गुरुओं से राय ली जाए और आईटी सेक्टर से संपर्क किया जाए, क्योंकि अब ये बात नॉर्मल साइबर क्राइम से ऊपर थी और इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी धार्मिक गुरुओं को अपने अपने धर्म के अनुसार शैतान को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथियार बनवाए गए, जिनमें कुछ कवच, कुछ दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए तंत्र युक्त तांबे
और चांदी के तार थे। बेहद पैमाने में पवित्र जल का भी निर्माण किया गया ताकि डेविल्स को ख़त्म किया जा सके। बांद्रा कुर्ला से लिंक, वो इलाका जो उस घटना के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, एक बार फिर से उस इलाके के रेडार और सैटेलाइट के सिग्नल पर कुछ ऐसी हलचल हुई जो विश्वसनीय थी। पुलिस हेडक्वार्टर में अलार्म बज रहा था। कंट्रोल रूम से टीम घटनास्थल के रवाना हो जाती है, मगर ऐसी कोई भी आपत्तिजनक घटना घटित नहीं हुई। उन्हें सब कुछ नॉर्मली लगता है। इधर घोस्ट शिप पर ऐसा कुछ होने वाला है जो साइबर जगत में न किसी ने देखा न किसी ने सुना होगा। जितने गवर्नमेंट के आईटी सेल के कर्मचारी थे वो खुद हॉरर वेबसाइट के ट्रैप में फंस चुके थे। धीरे धीरे वो भी अपना रूप बदलने लग गए थे और बांद्रा कुर्ला से लिंक के ऊपर से उड़ते हुए घोस्ट शिप पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें कंट्रोल कर पाना अब किसी के बस की बात नहीं थी। इधर घोस्ट शिप पर तमाम डेविल्स के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हॉरर वीडियोस डालें और इंटरनेट की मे डेविल्स की दुनिया के बेताज बादशाह बन जाएं। वो एक एक करके सभी पुलिस और ऑफिसर को उठाना शुरू कर देते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर रक्त रंजित एक हॉरर इतिहास की रचना करते हैं। हॉरर वेबसाइट का एडमिन उन्हें इस काम के लिए प्रोत्साहित करता है। तभी धर्मगुरुओं की टीम चारों तरफ से तांबे और चांदी की तार द्वारा उन स्थल को चारों तरफ से घेर लेती है। ये बात डेविल्स को परेशान करती है। उनकी अब अदृश्य होने की शक्तियाँ कम होने लगती हैं। वो सबको दिखाई देने लगते हैं। घोस्ट शिप का वो भयंकर मंजर देखकर हर आदमी मौत के खौफ से डर जाता है। पुलिस कमिश्नर डेविल्स की गिरफ्त में है। मनोज पुलिस कमिश्नर को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ाता है, तभी प्लेन से घोस्ट शिप पर पवित्र जल की बरसात करवा दी जाती है, जिससे सभी डेविल्स एक एक करके उस पवित्र जल से जलने लगते हैं। उनकी आत्माएं आसमान की ओर उड़ती दिखाई देती हैं। कुछ प्लेन पर अटैक करने की नाकाम कोशिश करते हैं और आखिरकार वो भी मारे जाते हैं। जब मनोज के ऊपर प्लेन से पवित्र जल डाला जाता है, तब उसकी निगाहें बस माया को ढूंढ रही होती हैं। आसमान में उड़ते हुए धुएं के साथ मनोज का जिस्म भी खाक हो जाता है। माया से ये सब देखा नहीं जाता और वह मुंह दबा के पुलिस के शिप में एक कोने में जाकर बैठ जाती है। इस तरह घोस्ट शिप के डेविल्स का अंत हो जाता है और हॉरर वेबसाइट को इंटरनेट के सर्च इंजन में हमेशा के लिए हटा दिया जाता है। शहर के फ्लैट की लाइट देर रात तक जल रही है। कैमरा उस कैमरे के अंदर जाता है। अंदर लैपटॉप एक नौजवान नेटवर्किंग कर रहा था। तभी उसे स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, कृपया कमज़ोर दिल वाले इस वेबसाइट को ना देखें। और एडवेंचर की तलाश में ये शख्स वेबसाइट पर क्लिक कर ही देता है। फिर उसके साथ जो होता है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक रात रमेश नाम का एक लड़का अपने कॉलेज से आ रहा था। आते समय उसे रिक्शा या कोई भी गाड़ी आने के लिए नहीं मिली, तो उसने कैब बुक कर ली और कैब लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर उसके कॉलेज के बाहर खड़ी थी। वो अपना OTP वेरीफाई कराकर उस कार में बैठ जाता है और उस कैब में एक लड़की भी होती है, जिसके साथ वो अपनी सीट शेयर करता है। कैब वाले को अपना एड्रेस बताकर वो वहाँ पर उन्हें छोड़ने को बोलता है। कैब वाला सीधे सीधे उन दोनों को उनके घर पर उतारने के लिए अपनी गाड़ी बढ़ाता है। तभी वो लड़की रमेश से उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम उसे बताता है और दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करते हैं। फिर दोनों में कुछ बातचीत होने लगती है। रमेश का घर 1 घंटे दूर था, इसलिए वो आराम से बैठा था और साथ में लड़की का कुछ पता नहीं था। लेकिन लड़की ने अपना घर कुएनगर रमेश के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी लड़की को
रमेश के घर से काफ़ी दूर जाना था। रमेश का स्टॉप पहले आने वाला था। लड़की ने रमेश से कहा, क्या आप मेरे साथ पब चलेंगे, जो बीच रास्ते में ही पड़ता है। हम नाइट आउट एक साथ बिताएंगे। रमेश को ये सुनकर अजीब लगा कि कोई लड़की अभी 2 मिनट पहले ही उससे मिली है और एकदम ही उससे ऐसी ऐसी बातें कर रही है। इसके बाद रमेश ने उस लड़की को मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे घर जाके अपनी पढ़ाई करनी है, मेरे परसों से एग्ज़ाम है। इसके बाद लड़की ने मुंह बना लिया और वो थोड़ा सा पीछे हो गई। रमेश समझाते हुए बोला कि हम फिर कभी चलेंगे, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। लड़की ने अपना नंबर दे दिया और साथ में लड़की ने अपना नाम सुनैना बताया। इसके बाद रमेश का घर आ गया था, तो रमेश ने उस लड़की को बाय बोलकर वो अपने घर पे चला गया। रमेश गांव से शहर में पढ़ने के लिए आया था। उसके माँ बाप किसानी का काम करते थे। उसके माँ बाप ने काफ़ी मेहनत करके पैसा जुटाया था उसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि रमेश का काफ़ी दिल था पढ़ाई करने का। वो अपने माँ बाप को ऐसी सिचुएशन में नहीं देख सकता था। उसने ठान रखी थी कि वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी बदल देगा, जिसके लिए वो पढ़ाई करने के लिए शहर आया था। रमेश बीटेक का कोर्स कर रहा था, जो लगभग 4 साल का होता है, और उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो अकेला उस रूम में रहता था, जिसका किराया लगभग 3,000 रुपये था। उस कमरे में छोटी सी रसोई थी, जो उसने खुद ही बना रखी थी। उसी में वो सोता था, पढ़ता था, नहाता था और सुबह कॉलेज चला जाता था। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस उसकी यही ज़िंदगी थी। वो जी तोड़ मेहनत करना चाहता था ताकि वो अपने माँ बाप को एक खुशहाल ज़िंदगी दे पाए। अगले दिन रमेश जब कॉलेज जा रहा था तो उसके पास सुनैना का कॉल आया। सुनैना ने बोला, रमेश कैसे हो? रमेश ने बोला, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। सुनैना ने बोला, यार आज 8 बजे तुम मिल सकते हो मेरे को? रमेश ने बोला, ऐसा क्यों? क्या काम है आपको? सुनैना ने बोला, आज 8 बजे एक पार्टी रखी है, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और तुम भी तो मेरे दोस्त हो, तो इसलिए तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। रमेश ने कहा, मुझे काम है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। उस लड़की ने ज़िद करी तो रमेश मान गया। जैसे ही कॉलेज का ख़त्म हुआ, वो 7 बजे निकलकर 8 बजे तक लड़की की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचा। वहाँ पर पब था जहाँ पर पार्टी चल रही थी। उसी के बाहर लड़की खड़ी किसी का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने देखा कि रमेश आ गया तो उसने रमेश को हाथ पकड़कर सीधा वो पब के अंदर ले गई और वहाँ पर वो पार्टी करने लगे। सुनैना की कोई भी दोस्त वहाँ नहीं आया था, सिवाय 2 लड़कियों के, जिनका नाम रश्मि और निधि था। वो सुनैना की बेस्ट फ्रेंड थी, ऐसा सुनैना ने बताया था। उन दोनों ने रमेश को खूब ड्रिंक पिलाई और साथ में उन्होंने खुद भी पी थी। रमेश ने पार्टी की तरह सब कुछ एंजॉय करा, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लग रहा था, जैसे कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। उसके बाद सुनैना रमेश को लेकर पब के एक कमरे में चली गई और वहाँ पर उन दोनों ने रमेश को और ड्रिंक पिलाई, जिसके बाद रमेश पूरी तरह अपने होश खो चुका था। और अगली सुबह उस पब में ही रमेश के सामने पुलिस वाले खड़े थे और साथ में सुनैना और उसकी तीनों फ्रेंडें रो रही थी। रमेश को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर पुलिस वालों ने बोला, तूने इन तीनों लड़कियों का रेप क्यों करा? रमेश ने बोला, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। आप इन तीनों से ही पूछ लो, इन तीनों ने तो मेरे को बर्थडे में बुलाया था। तीनों ने रोते हुए कहा कि रमेश ने हम तीनों के साथ ज़बरदस्ती करी और नशे में इसने हम तीनों का, और फिर रोने लगी। इसके बाद पुलिस वाले रमेश को पकड़कर जेल में ले गए और उसे रिमांड पे रखा। रमेश को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। फिर वो तीनों लड़कियां, उनमें से सुनैना, जेल में रमेश से मिलने गई और उससे बोली, अगर तू चाहता है कि तेरा केस मैं वापस ले लूँ तो तुझे मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे, और हाँ, जल्दी से इंतज़ाम कराना होगा। रमेश को ये बात सुन के दिल की धड़कनें रुकने का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो
वो बेचारा गांव का लड़का कहाँ से इतना पैसा जुटा पाता। वो चाहता तो भी वहाँ से नहीं निकल सकता था। और अगर उसके माँ बाप को पता लगा कि वो ये कहाँ फंस गया तो ना जाने उसके माँ बाप क्या करेंगे। उसने उस लड़की के सामने हाथ जोड़े, विनती करी कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन वो बेशरम औरत इस बात के लिए नहीं मानी। उस लड़की ने कहा, अगर तू चाहता है कि तेरे को बेल दिला दूँ या मैं अपना केस वापस ले लूँ तो तुझे मेरे को 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करवाना होगा। इसके बाद सुनैना चली गई। वहाँ पर एक कांस्टेबल थे। उनसे रमेश ने यही बोला कि ये लड़की मेरे को फिरौती के लिए फंसा रही है, आप प्लीज़ मेरी बात मानिए। उसके बाद कांस्टेबल ने रमेश की बात पर विश्वास नहीं करा, और अगर वो कर भी लेता तो क्या ही हो जाता। इसके बाद रमेश ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत लोगों से बात करी, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुए। उसके कॉलेज के प्रोफेसर भी उसकी एग्ज़ाम डेट को रद्द कर चुके थे और उसे इस केस के बाद एग्ज़ाम से सस्पेंड कर दिया गया था। उसकी 4 साल की पढ़ाई मारी जा चुकी थी। रमेश अंदर से पूरा टूट चुका था। उस पे अब उस अपराध का नाम था जो उसने कभी करा ही नहीं। धीरे धीरे रमेश ने अपने गांव में बात करने की कोशिश करी और पैसे की व्यवस्था कराने की कोशिश करी, लेकिन पूरे हाथ पैर मारने के बाद भी उन पैसों की व्यवस्था नहीं हुई। और रमेश के घर की सारी दौलत बेचने के बाद भी 1 लाख रुपए भी नहीं बनेंगे। यहाँ तो 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, और उसके पिता भी और माँ भी किसी और के खेतों में किसानी किया करते थे। वो बेचारे ये सोच के बैठे थे कि उनका बेटा शहर में पढ़ने के लिए गया है, लेकिन वो क्या जानते थे कि उनका बेटा अब किस हालत में है। रमेश ने दुनिया से हार कर, यहाँ तक कि खुद से हारने के बाद, उसने अंत में मौत चुनी और अपने खून से पूरी दीवार पर साफ साफ लिख दिया कि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। मेरे माँ बाप गांव में मेरे लिए बैठे हैं, उनका ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ। उसने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सारे पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने रमेश की डेड बॉडी उतारी और उसे हॉस्पिटल पहुँचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करने के बाद भी कुछ नहीं मिला और उसके बाद रमेश को शमशान में दफना दिया गया। उसके माँ बाप को भी इस बात में सूचना दे दी गई। उसके माँ बाप ये सदमा सहन नहीं कर पाए और उनकी भी जान चली गई। और कर भी कैसे पाते। गांव में कोई किसी को नेचर से या कोई किसी के काम से जज नहीं करता। गांव में जज करते हैं तो सिर्फ लोग क्या कहते हैं इससे। एक लड़की की घिनौनी हरकत के बाद एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। वो लड़की अपने पैसों के लिए उसने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया था, और ये बात अब पुलिस भी समझ गई थी, लेकिन अब वो भी क्या करते, केस तो लड़की का है। इसके बाद रमेश की बहन गीता, जो उसकी चचेरी बहन थी और जो एक वकील भी थी, उसे जब इस चीज़ के बारे में पता लगा तो उसने रमेश का केस दोबारा ओपन करवाया और पूरी जांच पड़ताल करी। एक सुबह सोनिया अपने कमरे से बाहर आई थी और बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी। सोनिया के बदन के ऊपर एक एक बूंद पानी की गिर रही थी और सोनिया का भीगा बदन कोई अपने हाथों से साफ कर रहा था। सोनिया ने जब ये महसूस करा तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर सोनिया को धीरे धीरे एहसास हुआ उसके सीने को कोई ज़ोर से दबा रहा है। सोनिया इस बात को देखकर मचल गई। फिर किसी अदृश्य शक्ति ने सोनिया को उठाकर शीशे में दे मारा और उसके जिस्म को नोचने लगा। सोनिया ने बेहद दर्द महसूस करा और वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोनिया की चीखें पूरे रूम में गूंज रही थी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। सोनिया आधे घंटे तक चीखती रही। फिर बाथरूम का गेट खुला और सोनिया की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई पाई, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, जो पूरी तरह निर्वस्त्र थी और जिसके जगह जगह पर नोचने के निशान थे, जहाँ से खून बह रहा था। और शीशे पर लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया। पुलिस को जब ये पता लगा तो उन्होंने इस पर चेकिंग करी। तब उन्हें
वहाँ पर सोनिया की लाश मिली और वो लिखा हुआ मिला, लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला कि ये किसने करा है। उसके बाद उन्हें ऐसे ही उसकी दोनों फ्रेंडों की भी लाश मिली जो बिल्कुल निर्वस्त्र थी और उन पे भी नोचने के निशान थे और साथ ही सेम तरीके से उनका भी गला काट दिया गया था और उनके शीशों पर भी यही लिखा हुआ था, मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद सारा केस बंद हो गया और उस मुद्दे को यहीं दबा दिया गया और उसके बाद कोई कांड नहीं हुआ।